हेलो एवरीवन। दिल्ली वेल्थ ग्रुप के पहले पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम मनोज ब्राड है और मैं फाउंडर दिल्ली वेल्थ ग्रुप का हूँ। आज हमारे साथ हैं मिस्टर बालकृष्ण रघुवंशी साहब, जिन्होंने काफ़ी साल बैंकिंग इंडस्ट्री में काम किया है और वो काफ़ी प्रोमिनेंट हस्ती रहे हैं हमारी इंडस्ट्री की। आज हम उनसे जनरल डिस्कशन करेंगे जिसमें हम नए कस्टमर्स जिनको लोन चाहिए तो उनको किस तरह की दिक्कतें आती हैं और किस तरह की प्रेजेंटेशन करनी चाहिए उसके विषय में थोड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बालकृष्ण जी का स्वागत करते हैं। वेलकम बालकृष्ण जी। थैंक यू सो मच मनोज जी, आपका इस वार्म वेलकम के लिए। मैं बालकृष्ण रघुवंशी, जैसे आपने सर इतना अच्छा डिटेल में मेरा बता दिया। मैंने इतनी लंबी सर्विसेज के बाद बहुत सी रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है क्रेडिट के अंदर, और लास्ट जो भी मेरी जिस पौधे पर मैं था एज ए रीजनल क्रेडिट मैनेजर, और अब मैं खुद अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज अपनी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो उसमें कुछ मैं आपसे सवाल या जो भी क्वेरीज इनिशियली कस्टमर की भी रहती हैं, या किस तरीके से हम कस्टमर को गाइड कर सकते हैं फर्दर उनकी इनिशियल क्वेरीज के लिए, कि किस तरीके से हमने न्यू एक्विजिशन हमने जब कस्टमर के पास जा रहे हैं उनकी जो इनिशियल क्वेरीज हैं वो क्या क्या आ सकती हैं, या किस लेवल पर हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है सर आपका, बट मैं आपको एक नोट से स्टार्ट करना चाहूँगा। जैसे आपने खुद कहा कि आप क्रेडिट में थे इनिशियल लेवल पे काफ़ी साल पहले, 2002 से लेकर 2006 तक मैं भी क्रेडिट में रहा हूँ और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में मैं भी अपना क्रेडिट किया करता था। लेटर ऑन मैं सेल्स में मूव हुआ और आज करीबन 22 साल का एक्सपीरियंस है मैं मेरे पास, जिसमें से करीबन 11-12 साल मैंने नौकरी की है, 11 साल मुझे बिजनेस में हो गए। अब मैं आपको, जैसे आप नए नए सिस्टम में आए हैं, मतलब मार्केटिंग में आ रहे हैं, तो एक बेसिक चीज़ समझाऊंगा। आपके पास जब फाइल जाती है, जब बीइंग ए क्रेडिट मैनेजर जब आपके पास फाइल पहुंचती है, तो आपके पास फाइल पहुंचने से पहले ना वो मल्टीपल स्टेजेस पे से गुजर चुकी होती है। मतलब आप यकीन मानिए, जब तक आपके पास फाइल कंप्लीट होकर पहुंचती है, जिस स्टेज पे पहुंचती है वो बहुत रिफाइंड और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ पहुंचती है जी। और काफ़ी मेहनत, कई केसेस में तो ये मान के चलिए 2-2, 3-3 महीने बाद डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठे होकर और आपके पास पहुंचती है जी। आपके लेवल तक जब आप डिसीजनिंग के लिए आते हैं, किसी पार्टी को लोन देना है नहीं देना है, या अपनी पैरामीटर्स में पॉलिसी में फिट करना है नहीं करना है। हम आज बात करेंगे इनिशियल, बिल्कुल इनिशियल स्टार्टअप की। जब आपके पास कोई लोन की क्वेरी आ रही है, कोई डिस्कशन आ रहा है, कोई कस्टमर आता है कि जी हमें लोन चाहिए। जी जी जी। जैसे मैं आपको बताऊं तो हम लोग थोड़ा बहुत मार्केटिंग करते हैं थ्रू सोशल मीडिया। जी जी। तो सोशल मीडिया से हमारे पास है ना काफ़ी सारी इंक्वायरी जनरेट होती हैं डेली बेसिस पे, कुछ 5-7-10 इंक्वायरी जनरेट होती हैं। कुछ लोग, क्योंकि मेरी प्रेजेंस अदर प्लेटफॉर्म पे है, कुछ लोगों का रेफरेंसेस आते हैं, तो वहाँ से भी ना काफ़ी इंक्वायरीज आती हैं, मुझे डायरेक्ट फ़ोन आते हैं। तो आप यकीन मानेंगे, फर्स्ट कॉल, फर्ज कीजिए एक फर्स्ट कॉल आ रही है आपके पास, एंड कॉल की क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कॉल कैसे करता है कस्टमर। हेलो, हाँ जी सर नमस्कार, हाँ जी नमस्कार सर, लोन चाहिए। हाँ जी ठीक है, कितना लोन चाहिए? वो दिला दो, कुछ तो दिला ही दो। अच्छा मतलब सर कितना लोन चाहिए आपको? और भाई जी कुछ तो दिला ही दो, जो आपका मन करे दिला दो, लोन चाहिए हमें तो। जी जी जी। अच्छा, मैं किस पर्पज के लिए चाहिए? कुछ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं आप? भाई साहब आप लोन दिलाओगे तो कुछ ना कुछ तो सोच ही लेंगे। जी जी जी। कुछ करने के लिए सोच ही लेंगे। जी। अब मैं कहती क्या गिरवी क्या रखना चाहते हो, मॉर्गेज क्या करना चाहोगे? वो गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम चला रखी है, मॉर्गेज करने की क्या जरूरत है? लोगों को ये तो पता है। ये बहुत अच्छी बात है एक तरीके से कि उनको गवर्नमेंट की स्कीम्स का पता है कि भी अनसिक्योर्ड या विदाउट एनी कोलैटरल या मॉर्गेज किए हुए भी आपको बिजनेस के लिए फाइनेंस हो सकता है। बट उनका बेसिक एनालिसिस खुद के लिए कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, क्यों करना है, उसका एक हम बात करते हैं बेसिक एनालिसिस तक नहीं होता है, कि जिसमें वो लोग ये कह सके कि भी हमने कितना लोन चाहिए, कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी और किस तरीके से काम स्टार्ट होगा। दे वांट फर्स्ट
अच्छा दूसरा ये पैसा तो चाहिए चाहिए, अपना पैसा नहीं लगाना चाहते, है ही नहीं। तो सर इस तरीके से जब आपके पास कस्टमर आपको कॉल करता है और इनिशियली आपसे डिमांड करता है कि मेरी, या इंक्वायरी करता है कि मुझे लोन चाहिए, और जहाँ पर उसका एंड यूज भी उसको पता नहीं है कि उसका क्या एंड यूज रहेगा, और वहाँ पर उसके अपने फंड्स क्या रहेंगे, या वो कोई कोलेटरल दे भी पाएगा बैंक को या नहीं दे पाएगा, तब आप इनिशियली कस्टमर को किस तरीके से गाइड करते हैं, और क्या वो क्वायरीज रहती हैं आपकी जो आप कस्टमर से जानते हैं? सर बेसिकली हम है ना इनिशियल स्टेज पे जो वेरी फर्स्ट कॉल की हम बात कर रहे हैं, जब हम कस्टमर को एक्वायर नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक एनालिसिस कर रहे हैं कि हम उस कस्टमर को आगे प्रोसेस के लिए डालना है या नहीं डालना है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे हमें जाना है या नहीं जाना है, बेसिक एनालिसिस हम लोग कर रहे होते हैं। तो वहाँ हम जजमेंट कर रहे होते हैं कि कस्टमर की इंटेंशन क्या है, लोन लेने का पर्पज क्या है जी। किस लिए उसको फाइनेंस चाहिए। कई लोग आजकल जैसे कुछ सब्सिडी की स्कीम्स आती है गवर्नमेंट की, कई लोग वहाँ भी आते हैं कि जी हमें क्या जरूरत है, गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी, तो उसको आप हमारा मार्जिन मनी मान लीजिए। मार्जिन लगाने के लिए किसी के पास नहीं है, अपना जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए, लाइक आप हाउसिंग फाइनेंस में रहे हैं, तो हाउसिंग फाइनेंस में आइडल सिचुएशन में क्या होता है कि आपका लाइक आपने 100 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी तो 75, 80 या 90 रुपए तक का बैंक लोन दे देता है, और बैलेंस अमाउंट आपको अपना लगाना होता है। बिल्कुल। सिमिलरली बिजनेस में भी ऐसे चलता है जी। कि कोई भी प्रोजेक्ट आएगा, या लेट्स सपोज सिंपल वर्किंग कैपिटल ले रहे हैं आप, प्रोजेक्ट फाइनेंस में भी मत जाइए, सिंपल आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल लेट्स सपोज आपका एक्स अमाउंट है, तो उसका 70-75% ही बैंक फाइनेंस करता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का। 20 से 25% आपको अपना मार्जिन लगाना होता है। तो वो मार्जिन या तो पार्टी भरना नहीं चाहती, या उनके पास होता नहीं है, या फिर वो कहते हैं कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है जिसमें पैसा आपको एज ए सब्सिडी वापस आना है, तो हम उस सब्सिडी का जो अमाउंट है उसको हमारा मार्जिन मान लिया जाए। तो क्या मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ कि क्या कस्टमर को ऐसी स्कीम्स की नॉलेज भी नहीं होती है? सर देखो, इन डेप्थ नॉलेज तो किसी को भी नहीं होती है जी। होता क्या है, लोग क्या करते हैं, जैसे यारी दोस्ती में कहीं बैठे हैं, कहीं रिश्तेदारी में बैठे हैं, या कहीं किसी पर्पज से कहीं गए, कई लोग तो ऐसे भी हैं कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक कस्टमर का फ़ोन आया मुझे, और वो कहता है जी मैं कल मेट्रो में बैठा हुआ था और मेरी बगल वाली सीट पे बैठा हुआ कोई डिस्कशन चल रहा था। अच्छा जी। कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम चल रही है और उसमें ऐसे, तो मैंने आज बाई चांस आपका सोशल मीडिया पे आपका ऐड देखा, तो मैंने आपको फ़ोन मिला दिया। अच्छा। तो आप मुझे इस पे गाइड कीजिए। मतलब आप कहते हैं नॉलेज नहीं होता है, लोग इस तरह की क्वेरी करने के लिए, क्योंकि पैसे तो लगते नहीं है, हाँ, मुफ्त की सलाह मिल रही है। बिल्कुल। सॉरी टू से, कहने मतलब ये नहीं है कि मुफ्त की सलाह है, बट एक्चुअली क्या है ना, अपना एनालिसिस लोगों का नहीं होता है। हाँ। बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं करते, बस सुनी सुनाई बातों पे, कुछ एक बात कहीं से सुन ली, दूसरी बात कहीं से सुन ली, ऐसा करके इंक्वायरीज हमारे पास आती है। आप यकीन मानिए मंथली करीबन 500 to 600 कस्टमर्स में से मुश्किल से मैं 10 से 20 कस्टमर, 500 से 600 कस्टमर्स हमारी इंक्वायरीज आती हैं, उनमें से 10 से 20 कस्टमर मैं फिल्टर करके डॉक्यूमेंटेशन के लिए यस करता हूँ। सोचिए कितना बड़ा चंक मैं आउट करता हूँ, और उनमें से भी 20 कस्टमर में से भी 50% जो है डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं होते, वो खत्म हो जाते हैं। आफ्टर दैट 10 जो कस्टमर बचते हैं, उसमें से भी 3 से 4 कस्टमर सिविल इंक्वायरी या हमारे प्राइमरीली जो एनालिसिस होता है, एलिजिबिलिटी एनालिसिस है, सिविल का एनालिसिस है, उसके बेसिस पे आउट हो जाते हैं। तो 600 में से 500 to 6 कस्टमर में से 5 to 6 कस्टमर्स हम बैंक को फॉरवर्ड करते हैं आगे। तो इस लेवल की फिल्ट्रेशन हमारे ऑफिस में होती है। तो एक तरीके से आप बैंक का आधा काम तो आप खुद ही कर देते हैं। नहीं, बैंक का काम तो बैंक ही करता है, लेकिन आपने हमारा काम करते हैं। जी। लेकिन आपने कहीं ना कहीं इस तरीके से जब आपने फिल्टर किया कस्टमर को, उसकी एलिजिबिलिटी पार्ट के ऊपर, चाहे वो इनकम पार्ट है, अगर कहीं कोलेट्रल आ रहा है तो वो कोलेट्रल पार्ट के ऊपर जहाँ पर एनालिसिस किया आपने, तो आपने कहीं ना कहीं उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का काम आसान कर दिया। फर्दर वो क्वालिटी ऑफ कस्टमर बैंक को मिल गया। सर बेसिकली
हमें जो मार्केट में कहा जाता है ना, वो बोला जाता है DSA। जी 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 ठीक है, ये शब्द बहुत सुनने को मिलता ये है। शब्द बहुत सुनने को मिलता है आइडली। और मैं जब मेरे से जब कोई इंक्वायरी करता है तो मुझसे पूछते हैं कि जी आप क्या करते हो, मैं उनको सिंपली कहता हूँ सर मैं कंसल्टेंट हूँ। जी जी जैसा कि हम डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट में हमें लोग जो है DSA बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स या एजेंसीज। बट मैं आपको बताऊं कि हमारा काम थोड़ा अलग है, हम थोड़ा अलग तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हम काफ़ी लेवल, अपने लेवल पे फिल्ट्रेशन बहुत अच्छे लेवल की हाँ जी करते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहूँगा एज अ कंसल्टेंट और एज DSA के बीच में क्या एक बेसिक डिफरेंस होता है। DSA जनरली क्या बोलेंगे आप उसको कि वो ना बस रद्दी इकट्ठी करता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वो सिर्फ रद्दी इकट्ठी करता है। कस्टमर जो उसको कस्टमर मिल गया उसने उसको एक्वायर करना है, डॉक्यूमेंटेशन कर देने हैं बिना एनालिसिस के, और उसको पुश कर देना है बैंक में। ओके। वो नंबर्स दिखाना चाहता है कि मैं इतने नंबर कर रहा हूँ, जबकि कंसल्टेंट का जो है ना नंबर गेम पे कोई विश्वास नहीं होता। सिमिलरली हमारा भी नहीं है। हम ये चाहते हैं हम किसी भी कस्टमर को एक्वायर करें तो उसको बेटर सर्विसेज दें, अपने लेवल पे एनालिसिस हम इस लेवल का कर दें कि बैंक को परेशानी ना हो। हमारी प्रेजेंटेशन जब बैंक के पास जाए तो इस लेवल की प्रेजेंटेशन हो, बैंक कहे कि वाह क्या केस आ गया। कई बार होते होंगे, बिल्कुल आपने शायद हमारे केस भी 1-2 किए होंगे। जी, तो हमारी प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा कि अलग ही होती थी। जी जी। उसको मैं इस तरीके से बोलूंगा कि कहाँ जहाँ पर कस्टमर आपके पास आ रहा है, जो कस्टमर या तो बैंकिंग सर्विसेज से बिल्कुल अनभिज्ञ है, नॉलेज नहीं है उसको, और आपने उसकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी को चेक किया इन ऑल द टर्म्स, और उसके बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ बैंक को सबमिट किया, जहां पर बैंक ने भी उस फर्दर आपकी इंक्वायरी और एलिजिबिलिटी के बाद उस केस को प्रोसेस किया, तो कहीं ना कहीं बैंक को भी आसानी हो गई और कस्टमर को भी एक सर्टेन लेवल पर ये पता चल गया कि हाँ मुझ में यहाँ ये डॉक्यूमेंट्स की कमी थी, जो कि कहीं ना कहीं आपकी कंसल्टेंसी से पूरी हुई। हाँ देखिए, डॉक्यूमेंटेशन की कमी तो नहीं कहेंगे, मेजरली प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। लाइक देखिए, रिटेल फाइनेंसिंग में जब हम बात करते हैं हाउसिंग फाइनेंस या लाइक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या स्मॉल टिकट साइज बिजनेस लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म जो 2-3 साल के लिए मिलते हैं मार्केट में, उनमें एनालिसिस करने के लिए कुछ होता नहीं है उन लोन्स में। जब हम बात करते हैं हाउसिंग फाइनेंस या अगर हम बात करते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लैब के बारे में, तो वहाँ प्रॉपर्टी कोलैटरल के तौर पे होती है और प्रॉपर्टी में और लोन में मार्जिन होता है, बैंक के पास मार्जिन होता है 60-70-80% तक का फाइनेंस होता है अगेंस्ट जो भी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू होती है, और हाउसिंग लोन में थोड़ा अलग टर्म्स रहती है। तो वहाँ बैंक थोड़ा ना बहुत थॉरो एनालिसिस नहीं करता है, बिकॉज उसके पास सफिशिएंट कोलैटरल है अवेलेबल, और इन केस कल को डिफॉल्ट होता है तो वो बेसिक पैरामीटर्स पे ही काम करता है। जब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस में या प्रोजेक्ट फाइनेंस में, तो वहाँ हम बहुत थोरो एनालिसिस करते हैं। बहुत तरह के एनालिसिस होते हैं जिसमें हम लोग लाइक रेशियो एनालिसिस मेजर पार्ट रहता है। जी जी जी, ठीक है। रेशियोज डेफिनेटली कुछ इनिशियल स्टेज पे होते हैं, कुछ बेसिक एनालिसिस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते हैं, हाउसिंग फाइनेंस में या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में भी होते हैं वहाँ पे भी, लेकिन वो उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते। हाँ नहीं, इन टर्म्स देखे कई बार कहता है, जैसे हम एक बेसिक हमारा रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड DSCR, डेट सर्विसिंग रेशियो कवरेज रेशियो, DSCR बोलते हैं कई लोग, कोई डेट रेशियो बोल देता है। तो डेट सर्विसिंग कवरेज रेशियो यानी कि आपका बिजनेस कितना पैसा जनरेट कर रहा है, क्या वो नए मिलने वाले पैसे जो आपको लोन है उसकी EMI सर्व करने में हेल्प होगा या नहीं होगा, बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी बेसिक है। अब कई जगह DSCR जो है 1:1 के रेशियो में देखते हैं, ठीक है, कि कम से कम उतना पैसा जितना हम नया दे रहे हैं लोन, उतना कंपनी जनरेट एडिशनल कर रही हो कि वो नेक्स्ट नए वाले लोन की EMI को या इंटरेस्ट को इजीली सर्व कर सके। ठीक है। अब कई बैंक 1:1 के रेशियो में देखते हैं,
कई बैंक बोलते हैं जी 1:1.5 होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 1.5 गुना होना चाहिए जितना नया लोन हम दे रहे हैं। लेट्स सपोज नया लोन हम की इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट जो है 1 लाख रुपए है, तो आपका बिजनेस जो है 1.5 लाख रुपए कम से कम जनरेट होना चाहिए। ठीक है, कई लोग वो 2 गुना देखते हैं, कई लोग 3 गुना देखते हैं। तो हर बैंक का अपना अपना एक सिस्टम है, क्राइटेरिया है। तो हमारा एनालिसिस यही होता है जब हम कस्टमर को एक्वायर करते हैं, जैसे आपने बात की, तो जब फर्स्ट टाइम कस्टमर आता है हमारे पास, तो हम उसके डॉक्यूमेंटेशन के बिहाफ पे ये चेक करते हैं कि किस बैंक के हिसाब से इस पर्टिकुलर बिजनेस की या इस पर्टिकुलर कस्टमर की एलिजिबिलिटी फिट बैठेगी। नहीं, अब उसका DSCR हम बेसिकली पहले ही चेक कर लेते हैं। हाँ सर, जिस तरीके से बिजनेस लोन अभी आप बात कर रहे हैं या वर्किंग कैपिटल की आप बात कर रहे थे या MSME भी उसके अंदर आ जाता है, तो क्या कस्टमर के फाइनेंशियल्स भी इस तरीके से प्रिपेयर नहीं होते हैं या वो बने नहीं होते हैं, या उनको उनके जो CA होते हैं वो भी क्या उस तरीके से गाइड नहीं कर पाते हैं कि वो फाइनेंशियल्स बैंक में प्रेजेंट हो सके प्रॉपरली? नहीं, देखिए, हम फाइनेंशियल तो वही प्रेजेंट करते हैं हम लोग जो प्रेजेंटेशन जो फाइनेंशियल बने होते हैं। फाइनेंशियल्स में किसी तरह की मॉडिफिकेशन या कुछ वो पॉसिबल भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। और आज की डेट में तो हर चीज़ जो है ऑनलाइन है, कुछ कर नहीं सकते। हम बेसिकली ये एनालिसिस करते हैं कि उन पर्टिकुलर फाइनेंशियल्स के बेसिस पे कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सा बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, बेस्ट कमर्शियल्स पे मैक्सिमम फाइनेंस कर सकता है या आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। जी। और इवन मतलब एनालिसिस की या फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें, स्पेशली वर्किंग कैपिटल में, तो यहाँ पे एक दो चीज़ें और ऐड हो जाती हैं। लाइक कुछ प्रोविजनल्स का मैटर होता है कि प्रोविजन, जैसे हम अभी मार्च में बैठे हुए हैं, तो बैंक्स जनरली प्रोविजनल बैलेंस शीट मांगेगा कि भाई आपने फरवरी तक कितना बिजनेस किया है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी किस तरीके से निकाल के ला रही है, आज की डेट में आपकी DP कैसे निकलती है, ड्राइंग पावर आप अगर हम मान लो आपको लिमिट देते हैं कोई, तो उसकी DP किस तरीके से निकलेगी। तो वो रेशियो एनालिसिस या वो उसका वो CMA डेटा कह लीजिए या प्रोविजनल कह लीजिए, वो डेफिनेटली वो नए तरीके से बनता है, उसमें हम डेफिनेटली हेल्प करते हैं कि भी इसको इस तरीके। लेकिन जो पुराने बने हुए फाइनेंशियल्स हैं उनमें किसी तरह का कोई चीज़ें नहीं करते हैं और ना ही हो सकती हैं। हाँ, उनको प्रेजेंटेशन बेसिकली कि भाई उन बैलेंस शीट पे जो बैलेंस शीट बनी हुई है उसकी प्रेजेंटेशन किस पर्टिकुलर बैंक में फिट बैठेगी, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। प्लस इसके अलावा जैसे एक दो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लाइक मैं आपसे बात करूं, कुछ बैलेंस शीट्स जी जो बन के आती, कुछ क्या लगभग सारी बैलेंस शीट्स जो बन के आती हैं, वो बेसिकली ना कस्टमर का कोई कंट्रोल नहीं होता है बैलेंस शीट बनाने पे, समझाने पे, कुछ करने पे। हमारे यहाँ एक और भी एक मेजर इश्यूज हैं, अगर आपको मैं बताऊं तो वो ये है कि कस्टमर का कहना ये होता है कि हमारा फाइनेंशियल CA बनाता है। हाँ जी, मेरा अगला सवाल है। हाँ जहाँ पर CA ने जो डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइज किए और वो सबमिट किए, चाहे वो उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं या बैलेंस शीट हैं, सर, तो नहीं, क्या कस्टमर को नॉलेज ही नहीं है होती है? नहीं, यही तो समस्या है। आप देखिए, आप भी डिस्कशन में बात क्या कह रहे हैं, अब आप इसकी एक्चुअली मैं आपकी बात को रिपीट करता हूँ, क्या CA जो बनाता है, नहीं, ये नहीं है ना। CA का काम फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करना नहीं है। जी। CA का काम प्रिपेयर किए हुए फाइनेंशियल्स को ऑडिट करना है। जी। लेकिन क्या ऐसा होता है कि जहाँ पर CA ही एक्चुअली में होल्ड कर रहा होता है फाइनेंशियल्स को? देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड तो होता यही है कि CA सब कुछ तैयार कर रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम किस तरीके से कंसल्टेंट करते हैं कस्टमर को, या आप किस तरीके से गाइड करते हैं? नहीं, यहाँ पे देखो, हमें इंटर करने का इतना मतलब लाइक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, क्योंकि CA कभी भी किसी या कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी मतलब लाइक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट जो है अपने एरिया में किसी दूसरे पार्टी को घुसने नहीं देगा। तो वो बेसिकली फाइनेंशियल्स मैटर जो है किसी भी कस्टमर का, वो उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट या उससे रिलेटेड मैटर में हमें घुसना अलाउ नहीं होगा। हम बेसिकली जब लोन कर रहे होते हैं तो उसको कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे गाइड कर देते हैं
और धीरे धीरे गाइडेंस चलती रहती है। अगर पार्टी जैसे जनरली हमारे साथ तो क्या है, गॉड ग्रेस की हम करीबन 2000 से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्विस दे चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली एसोसिएटेड विद अस। लास्ट 12-15 साल से जो है हमारे साथ एसोसिएटेड हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो ऐसे कस्टमर जो रिपीट होते रहते हैं उनको धीरे धीरे हम हर साल कुछ ना कुछ, जैसे जब भी उनकी रिक्वायरमेंट आती है लोन की तो हम गाइड करते रहते हैं, सर ये बैलेंस शीट में ना इस तरीके से आप प्रिपेयर करवा लीजिए सो दैट आपका फ्यूचर में जब भी लोन की रिक्वायरमेंट आए तो आपको ईजी हो जाए। क्योंकि ये अफेक्ट आप भी मानेंगे कि कोई भी पार्टी, कोई भी बिजनेसमैन ये सोच के कभी भी बैलेंस शीट फाइनल नहीं करता है या फाइनेंशियल्स कभी भी तैयार नहीं करता है कि उसको लोन की जरूरत पड़ सकती है। एक बात तो आप भी मानेंगे और आप भी समझिए, कोई भी बिजनेसमैन ये सोचकर कभी भी अपनी बैलेंस शीट या फाइनेंशियल तैयार नहीं करता है कि उसको कल को लोन की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, लोन के लिए जो बैलेंस शीट तैयार होती है और जो बैलेंस शीट एक्चुअल में फाइल होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते, कुछ छोटी मोटी चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं। अब ऐसे प्लेटफॉर्म पे तो मैं नहीं एग्जैक्टली बता सकता क्योंकि हर बैंक की अलग तरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो और फिर किस पार्टी का हम लोन कर रहे हैं, कौन सी पार्टी हमारे साथ एसोसिएट है, तो उसको उसके बिजनेस मॉड्यूल के हिसाब से, उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उनको गाइड करते हैं। तो प्लस एक जो हमारा एक पॉइंट शायद बीच में छूट गया डिस्कशन करते करते कि हमारे सीए वाला जो पॉइंट था वो ये था कि सीए का काम जो है वो बैलेंस शीट तैयार करना है, फाइनेंशियल तैयार करना है, डेटा एंट्री का काम नहीं है। हम जबरदस्ती सीए के ऊपर वो काम थोपते हैं क्योंकि हमें उससे डर लगता है, हमें मतलब बिजनेसमैन को उससे डर लगता है। कितने ही कस्टमर, जैसे अभी पीछे वो एक कस्टमर आप ही का कस्टमर था अभी रिसेंटली, उसको बैलेंस मतलब उसको याद पता ही नहीं है। आप सीए एक बैलेंस शीट सर्टिफाई कर रहा है जिसमें करीबन 60 लाख के आसपास की उसकी कैपिटल नज़र आ रही है और जब आप उसको वेरीफाई करते हैं इनकम टैक्स से तो वहाँ उसकी कैपिटल 0 नज़र आ रही है, मतलब 0। कस्टमर बिजनेस तो मैनेज कर रहा है बट अकाउंट्स मैनेज नहीं कर। अकाउंट्स में मैनेज करने वाला नहीं होता कुछ मेजरली, बट बेसिक चीज़ों का उसको नॉलेज होना चाहिए कि कितना वो धंधा कर रहा है, उस धंधे पे क्या प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आती है, उसका डेटर्स और क्रेडिटर्स का रेशियोज क्या है, मतलब बेसिकली डेज ऑफ पेमेंट्स किस तरीके से चलती हैं, वो उसकी टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है ना। और रिकवरी 100% पे आके खत्म होनी चाहिए। बैड डेट्स या डेट्स जो है ना वो 90 डेज से ऊपर नहीं होने चाहिए। मतलब कोई भी रिकवरी किसी भी बिजनेस मॉडल में आपका 90 दिन से 100 दिन के बीच में रियलाइज हो जानी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ MSME के अभी रूल्स आ गए जिसमें 45 डेज में पेमेंट करनी मैंडेटरी है। प्रैक्टिकली आई डोंट नो वो कितना पॉसिबल है और आगे चल के अभी पता चलेगा अभी किस तरीके से ये वाला रूल काम आता है। बट मेरा ये मानना है कि 90 डेज इज सफिशिएंट टाइम। मतलब एक साइकिल आपकी बिजनेस साइकिल वो 90 डेज से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम बिजनेस साइकिल के बारे में डिस्कशन करें, एक बिजनेस साइकिल और इस ऑपरेटिंग साइकिल, बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में मैं थोड़ा सा मतलब ब्रीफली या प्रॉपरली एक पॉडकास्ट बाद में बनाएंगे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस को फाइनेंसिंग के लिए भी और उस बिजनेस ऑपरेशंस के लिए भी। बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसी पे लोग जो है उतना ध्यान नहीं देते हैं। और जब वो एक्चुअल रिक्वायरमेंट आती है लोन के लिए तो तब उनका इन बेसिक पॉइंट्स के ऊपर ध्यान जाता है कि हाँ ये चीज तो एक्चुअल में हो रही थी बट हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं करी। हाँ, लेकिन वो करते हैं, पता क्या, बहुत सारे बिजनेस में क्या होता है, कच्चा पक्का चलता है। हाँ। वो बोले क्या करते हैं कि भाई ठीक है आपने माल भेजा, पेमेंट आ गई, लेकिन बिल वही खड़ा है, बैंक एंट्री होनी बाकी है। मतलब बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे कि बैंक रिकंसिलिएशन जो है वो बाद में होता है। इधर हमने बिल भी जनरेट अगर कर दिया है बट हमने रिकंसिल, भाई आपको मतलब ही नहीं है। देखो आपने 1000 रुपए का माल बेचा, 1000 रुपए आपको माल के साथ आ गए। अब लेकिन बिल आपने रेज किया था, बिल की पेमेंट अकाउंट में नहीं आई है, पैसे तो आ गए आपके पास, अकाउंट में नहीं आई है। अब वो रिकंसिलिएशन जो जब बैंक रिकंसिलिएशन होगा उस पार्टी के साथ लेन देन का, वो कई बिजनेसमैन जो है मंथली करते हैं, कई क्वार्टरली करते हैं, कई हाफ ईयरली करते हैं, तो उस तरीके से उनका सिस्टम चलता है जो कि फाइनेंसिंग के लिए बड़ा टफ हो जाता है। जब हमारे पास ऐसे कस्टमर आते हैं तो बहुत टफ हो जाता है।
क्योंकि लेट्स सपोज किसी का मान लो 3 महीने या 4 महीने का साइकिल है रिकंसिलेशन, बैंकिंग रिकंसिलेशन का, तो वहाँ वो फिर डेटर्स की लिस्ट, क्रेडिटर की लिस्ट जब मांगते हैं तो वो ओवरड्यूज नजर आते हैं। तो ओवरड्यू नजर आते हैं तो फाइनेंसिंग कैसे करें, डीपी नहीं निकल के आती। तो ये हैं इश्यूज। बाकी तो आप ये हम मतलब आज का जो डिस्कशन है वो ज़्यादातर जो है ना वो बिजनेस फाइनेंस की तरफ ज़्यादा मोल्ड हो गया इंस्टेड ऑफ बेसिक हम लोग आज डिस्कशन करना चाह रहे थे। तो बेसिक में जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट, फिर हम शुरू से आते हैं। पहले कस्टमर को ये नहीं पता होता कि उसको चाहिए क्या, कौन सा लोन चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्चुअली एंड यूज, कि पैसा लेने के बाद लगेगा कहाँ और उससे क्या प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आएगी। अगर किसी भी पार्टी का इस तरह का एनालिसिस नहीं है तो हम लोग उसको नहीं काम पे लाते, या अगर थोड़ा बहुत उसने एनालिसिस किया कर रखा है तो हम उसको हेल्प करते हैं कि उसको थोड़ा एनालिसिस करने में कि भाई आप इसको इस तरीके से लेके आइए ताकि हम जो पैसा दिलाएंगे कल को आपको जिस पर्पज़ के लिए पैसा मिलेगा वो पर्पज़ भी पूरा हो जाए, आप उससे पैसा भी कमाएं और पैसा कमा के लोन को भी पे ऑफ करें। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि लोन लेने के बाद उसका एंड यूज जो है, जहाँ पर एक्चुअल में बिजनेसमैन ने जहाँ पर प्लानिंग कर रखी है उस पैसे को इस्तेमाल करने की। सब लोन लेने के बाद नहीं, लोन लेने से पहले आपकी प्लानिंग पहले होनी चाहिए। तो है मेरे पे, जहाँ पे मेरी प्लानिंग लोन लेने के बाद मैंने जहाँ पे प्लानिंग कर रखी है वहाँ एक्चुअली पैसा वो इन्वेस्ट हुआ है या नहीं हुआ, और वो इन्वेस्ट होने के बाद क्या अर्निंग मेरी उसी अकॉर्डिंगली जैसा मैंने प्लान कर रखा था, और वो प्रॉफिटेबिलिटी और लोन की रीपेमेंट। एग्जैक्टली यही चलता है। तो आज का पॉडकास्ट अब हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये अदरवाइज तो बहुत लंबा डिस्कशन है, काफ़ी बड़ी डिस्कशन हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे छोटे पॉइंट हैं। हमने आज कुछ ज़्यादा नहीं डिस्कशन किया, बहुत बेसिक चीज़ों को कुरेदा है। और अगर आप लोगों को इसमें कुछ इंटरेस्ट आता है, कुछ आप लोगों के सवाल आते हैं, अगर आपको कुछ लगता है किसी विषय में आपको जानना है, तो आप हमें कमेंट पे लिखिए, हम आपको उसका कोशिश करेंगे आपको उसका रिप्लाई करें या उसका नया एक वीडियो बना के आपको प्रॉपर्ली समझाएं उसके बारे में। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।